नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका आज की होने वाली इस प्यारी सी क्लास में सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त साथी जुड़ेंगे और बताएंगे साथी कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। क्या एकदम सभी बढ़िया हैं, शानदार हैं और क्या बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। जल्दी जल्दी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं दोस्त 8 बजे की क्लास में डेली। ये हम एक रेलवे का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम, जो भी रेलवे के एग्जाम हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा कवर करते हैं। जो भी टाइप बनते हैं उनके इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा दोस्त उसको कवर करते हैं। राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे। कोई नहीं, एक दो मिनट भाई चल जाता है, एक दो मिनट तो चल सकता है, कभी कभी टेक्निकल इशू भी आ जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्त फिर आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला सवाल शुरू करते हैं भाई। हमारे पास आज की क्लास का पहला सवाल जो है, कल ये क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज की दोस्त। एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है जिसका बाहरी आयाम यानी कि बाहरी जो उसकी भुजाएं हैं वो लंबाई 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है, यानी कि उसके अंदर सीमेंट भरा जाता है। दोस्त जब सीमेंट भरा जाता है तो सीमेंट की मात्रा कितनी होती है। कोई भी हमारे पास आकृति है, बेलन है, शंकु है, घन है, घनाभ है, उसके अंदर आप कुछ भी भरोगे, इसका मतलब उसका आयतन पूछा गया है कि कितना आयतन उसका आया है। तो आयतन कैसे निकालेंगे देखो समझना। जैसे हमारे पास मान के चलो ये कोई एक आयताकार बक्सा है, ये हमारे पास आयताकार बक्सा है लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ लकड़ी की भी मोटाई होगी, ये कुछ ना कुछ लकड़ी की भी मोटाई होगी। तो हमें बाहरी वाली जो भुजाएं दी हुई हैं ये दी हुई हैं 22, 17 और 12। लेकिन आयतन जो पता करना है, आयतन हमें पता करना है अंदर इसमें कितना सामान आ जाएगा, ये हमें पता करना है दोस्त। इसमें कितना सामान आ जाएगा यानी कि अंदर की भुजाएं हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसका आयतन निकाल पाएंगे। ठीक, तो अंदर की भुजाएं कितनी होंगी देखेंगे भाई। अंदर की भुजाएं कितनी होगी, तो आप देखोगे कि हमारे पास अगर जो ये लंबाई है, हमारे पास अगर जो ये लंबाई है तो यहाँ से ये तो इसकी मोटाई है, क्योंकि ये तो ये मोटा है। ठीक, तो हमारे पास कितनी मोटाई है इसकी, 1 सेंटीमीटर मोटाई है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो जाएगी लंबाई, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास चौड़ाई भी 2 बार कम होगी और ऊंचाई भी हमारे पास 2 बार कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो अंदर की लंबाई आएगी दोस्त, अंदर की लंबाई आएगी हमारे पास 22 - 2, 22 - 2 मतलब 20 लंबाई अंदर की आएगी। चौड़ाई जो आएगी अंदर की, हमें सभी में से दो दो घटाना पड़ेगा। 17 सेंटीमीटर -2 ये आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्त, ऊंचाई आ जाएगी 12 - 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। जब भी आपको घनाभ का आयतन निकालना हो तो घनाभ का वॉल्यूम होता है LBH। एल की वैल्यू 20 किरणपाल है, सिंह आपके बी की फोन पर वैल्यू मैसेज 15 आया है है। और एच की वैल्यू 10 है। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास 3000 घन सेंटीमीटर कह दो या सेंटीमीटर क्यूब कह दो, एक ही बात है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्या सभी को समझ में आ गया सवाल? सवाल आसान है, मैंने आपको बताया पहले भी। मेंसुरेशन के जो सवाल आएंगे आपके पास, मेंसुरेशन क्या मोस्टली चैप्टर जो हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हैं, वो फॉर्मूले से ही आपको सवाल आएंगे, है ना। क्लियर है सर? हल्का सा थ्योरी भी बताते चलिए, क्योंकि एएलपी के अब टाइम कम बचा हुआ है। क्विक थ्योरी के साथ करते हैं भाई हम। आपने देखा मैंने आपको पूरा समझाया है, बाकी फॉर्मूला तो आपको देखो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, यदि हमारे पास खुला बॉक्स होता है
अगर किरणपाल जो सिंह हमारे आपके पास फोन एक पर खुला मैसेज बॉक्स आया है। होएगा, बंद की जगह खुला बॉक्स होएगा, तो ऊपर की कोई भी मोटाई नहीं होएगी, तो हम जो ऊंचाई लेंगे, ऊंचाई में से 2 को कम नहीं करते, ऊंचाई में से दोस्त केवल 1 सेंटीमीटर कम कर दे। यदि खुला बॉक्स होता, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ, ठीक है। चलिए, ज्योमेट्री सीजीएल की क्लास में कराया आपने? हाँ, सीजीएल की क्लास में कराया है भाई। चलिए देखो, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से हमारे पास एक सेट है। 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। तो कहा है अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे। देखो, हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आप देखोगे, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं दोस्त एक विषम संख्या होती है। सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो है एक विषम संख्या होती हैं, यानी कि ओड नंबर होती हैं। बस एक संख्या ही हमारे पास ऐसी है अभाज्य जो सम है, वो है 2। 2 के बाद कोई भी संख्या सम नहीं है जो वो अभाज्य है। तो कभी भी देखना, आप दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे, कोई सी भी दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो एक सम संख्या बन जाएगी। और सम संख्या जो होगी दोस्त, वो हमारे पास वो सम संख्या कभी भी वो अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। जैसा आप विषम की बात करी है, 50 से 100 के बीच अभाज्य निकालोगे तो कौन सी आएगी? 53, 54, 55, 57, 59 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, ऐसे ही 63, 64, 65, 66, 67 आ जाएगा। तो हमारी सारी की सारी विषम संख्याएं होंगी। और जब दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम संख्या मिलती है, और सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होती है। इसका मतलब कोई भी हमें अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल था, बाकी है आसान ही ये, ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। जब किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। हमारे पास कोई भिन्न है दोस्त, हमारे पास कोई भिन्न है, मैंने मान दी ए बटे हमारे पास कोई भिन्न है। हमसे भिन्न का हर पूछा है, भिन्न का हर बताएंगे। देखो, जब भिन्न का हर पूछा है तो ऑप्शन से तो अब ये होगा नहीं। अगर जो भिन्न पूछी होती तो भिन्न को हम ऑप्शन से चेक कर लेते भाई, लेकिन अब हमसे भिन्न नहीं पूछी है, भिन्न का हर हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न मान लेते हैं ए बटे बी। तो जब किसी संख्या के अंश में 6 जोड़ेंगे, अंश मतलब ऊपर न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास बी तो ऐसा ही आ जाएगा। तो हमारी जो भिन्न है वो 3/4 बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो ये भिन्न है ये दोस्त हमारे पास 3/4 बढ़ जाएगी। 3/4 इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, अब कितना आ जाएगा ये, तो आप इसको सोल्व करोगे तो a + 6 बटे बी बराबर, इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4b, 4b आ जाएगा हमारे पास। ये बन जाएगा 4a + 3b। कितना? 4a + 3b बन जाएगा। ये बन जाएगा दोस्त हमारे पास 4a + 3b बन जाएगा। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। b से b खत्म हो जाएगा, 4 की गुणा इधर होएगी। तो 4a + 24 बराबर 4a + 3b। 4a से 4a खत्म हो जाएगा और हमारे पास बच गया 3b बराबर 24। इसको आप सोल्व करोगे तो b बराबर आ जाएगा 8। हमसे हर का मान पूछा था और हर कितना आ गया है भाई हमारा? b की वैल्यू आ गई है 8। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, आसान आसान से सवाल है, क्लियर है, आसान आसान से सवाल है, तो इनमें कोई समझने वाली इतनी बड़ी बात है नहीं भाई। अगला सवाल देखते हैं। देखो, ए बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और ये क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। तो चलना शुरू करने के कितने समय बाद पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? कभी भी आपसे ये पूछे कि पुनः आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो आप पता करो ये जो भी चक्कर लगा रहे हैं वो एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं। तो ये चक्कर लगाते हैं 42 सेकंड, 42 सेकंड और 63 सेकंड और लगाते हैं 84 सेकंड। आप इनका ले लो एलसीएम, बस जितने समय में भी ये चक्कर लगाते हैं तीनों,
इनका हम एलसीएम ले लेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो 84 को लिख सकते हैं 12 सत्ते 84, 63 को लिख सकते हैं 7 गुणा 9, ठीक है। इसमें से 7 हमें यहाँ मिल जाएगा और 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो 3 हमें यहाँ मिल जाएगा, गुणा 3 यहाँ लिख देंगे। एलसीएम निकालने के देखो सभी के अपने अपने तरीके हैं, मेरे को ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि एलसीएम में हमें पता है सब कुछ आ जाता है, ठीक। एलसीएम में जो कॉमन है वो भी आ जाता है, बचा हुआ भी आ जाता है। तो मैंने 84 को लिखा 12 सत्ते 84, 63 को लिखा 7 गुणा 9, 7 हमें मिल चुका है तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बचा 9। 9 में 3 गुणा 3 होते हैं, तो एक 3 तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन एक 3 बच जाएगा, तो एक 3 की कर देंगे हम गुणा, ठीक। फिर इस पर आ जाएंगे, 42 पर। 42 को लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, 7 हमें यहाँ मिल जाएगा और 6 हमें यहाँ मिल जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे बस। 12 सत्ते 84, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 1 25, 252 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि 252वें सेकंड पर वो सभी प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ? प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई भाई सभी को? बताएंगे क्या बात समझ में आ गई सभी को? कभी भी आरंभिक बिंदु पर पूछे कब मिलेंगे तो बस ये पता करो एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं और उनका निकाल दो एलसीएम। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब हमसे पूछा है ये एक संख्या दी हुई है जो फैक्टर के रूप में दी हुई है, ठीक। के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड बताने हैं तो पहले हम इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में ही तोड़ेंगे। इसमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में ही तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखेंगे, 4 की गुणा हो जाएगी इसमें, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 28 गुणा, ठीक। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उस 3 की गुणा हो जाएगी 6 में, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 18 गुणा। ये हमारे पास पहले ही प्राइम नंबर है तो ये तो टूट नहीं सकता, ये आ जाएगा 9। हमारे पास ये संख्याएं आ गई। अब हमसे पूछा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो बताओ ये जो 2 है ये कितनी बार आया है? आप कहोगे सर 28 बार, प्लस ये जो 3 है ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य है, ये भी और ये भी अभाज्य है। ये आया है 18 बार, प्लस ये आया है 9 बार। तो तीनों को जोड़ देंगे, 18 28 और 18 हो जाएगा 36, 46 और 9 55, 55 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। थोड़ा घुमा के सवाल दिया हुआ है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको आंसर लगा देंगे, ये भी हमें ऑप्शन आगे नीचे दिए गए हैं और इसमें से हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो आंसर होगा, सी दिया हुआ है चौथे नंबर पर। तो इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक। पेपर में कई बार हम जल्दी जल्दी में इन चीज़ों को गलत कराते हैं, तो इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्त पेपर में। इसलिए हम यहाँ पर मॉक टेस्ट ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये वाला देखेंगे सवाल, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है। माध्य क्या होता है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखो माध्य क्या होता है? माध्य होता है दोस्त हमारे पास औसत। तो हमें औसत दिया हुआ है कि एक 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह की सबसे सभी संख्याओं का औसत 17 है। यदि 5 सबसे छोटी संख्याओं को छोड़कर संख्याओं का माध्य 18.25 है तो समूह में कुल कितनी संख्याएं थी? एक काम कर लेते हैं, देखो हम एक काम करेंगे, हमारे पास एक पूरा समूह है, पूरा एक समूह है संख्याओं का। इनमें से इन पूरी संख्याओं का औसत, अगर जो ये हमारे पास संख्याएं हैं कितनी भी हो सकती हैं पता नहीं, इन सभी का औसत दिया हुआ है हमें। इन सभी का औसत दिया हुआ है हमें 17, इनका औसत दिया हुआ समय। इसमें से कुछ छोटी संख्याएं हैं, छोटी संख्याओं का औसत है 15, ये हैं हमारे पास 5। और जो ये बची हुई संख्या बची हैं, बची हुई संख्याओं का औसत है भाई हमारे पास, ये 5 संख्याओं को छोड़कर बची हुई संख्याओं का औसत है 18.5। तो हम इसमें लगा लेंगे साथ ही एलिगेशन। क्या लगा लेंगे? इसमें लगा लेंगे हम एलिगेशन। देखो हमारे पास इन संख्याओं का औसत कितना है? 15। इन संख्याओं का औसत कितना है? 18.25। और इन सारी संख्याओं का औसत कितना है? सारियों का है 17। इसी तरीके से हम एलिगेशन लगा देते हैं।
तो इसको सोल्व करोगे, इसका अंतर करोगे, अंतर यहाँ पे लिखते हैं, आ जाएगा 2 रेशियो। इसका अंतर यहाँ पे लिखोगे तो 1.25 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 5:8 आ जाएगा। कितना? 5:8 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है हमारे पास रेशियो, ये नंबर का रेशियो निकला है। कितनी कितनी संख्याएं हैं? ये दोस्त नंबर का रेशियो निकला है। तो नंबर का रेशियो है 5:8। यानी कि ये जो 15 जो औसत था, इसमें 5 संख्याएं थी। ठीक। और यहाँ पर भी कितनी है देखो, ये जो हमारे पास 17 जो औसत निकला है, सॉरी 15 जो औसत था, यहाँ पे 5 ही संख्याएं हैं। यहाँ पे 5 ही संख्याएं हैं और यहाँ से भी 5 यूनिट बन के आई हैं। तो 5 जब 5 के बराबर है तो 8 हमारे पास 8 के बराबर हो जाएगा। तो आप आंसर गलत लगा रहे हैं। आप एक चीज नहीं देख रहे, बहुत सारे बच्चे इसका 8 आंसर लगा रहे हैं। हमसे ये पूछिए समूह में कुल कितनी संख्याएं थी? समूह में कुल कितनी संख्याएं थी? तो संख्याएं दोस्त 5 + 8 13 संख्याएं थी। मैं आपसे बार बार कहता आया हूँ, पेपर में यही सिली मिस्टेक होंगी और आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। आप टाइम भी दे देते हैं, उसे सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में वो चीज़ लगा देते हैं जो ऑप्शन में सवाल में पूछी ही नहीं गई है। अब बताओ, सवाल में टोटल कुल संख्याएं पूछी हैं और आप लगाई आओगे जो शेष संख्याएं बची हैं। ये तो हमारे पास शेष संख्याओं का औसत था, तो ये शेष संख्याएं थी भाई। कौन सी शेष संख्याएं थी? आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। क्लियर है बात? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना। मैंने पहले भी कहा है, ये जरूर चेक कर लिया करो कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। चलिए, बाकी सवाल आसान था। अगला सवाल देखते हैं। देखो, एक तमाशे में पहले दिन प्रति दर्शक से 150 रुपये लिए, दूसरे दिन 75 रुपये लिए और तीसरे दिन 25 रुपये लिए जाते हैं तथा तीनों दिनों की कुल उपस्थिति का अनुपात 2, 5, 13 है। देखो, पहले दिन मान के चलो 2 व्यक्ति आए। पहले दिन उपस्थिति जो है 2 व्यक्ति को है और पहले दिन प्रति दर्शक 150 लिए हैं, तो टोटल कितने लिए होंगे? 150 × 2 प्लस। दूसरे दिन 5 व्यक्ति आए हैं और पैसे लिए हैं दूसरे दिन 75 रुपये एक व्यक्ति से, तो टोटल कितने लिए होंगे? 75 × 5 प्लस। तीसरे दिन 13 व्यक्ति आए हैं और एक व्यक्ति से कितने लिए हैं? एक व्यक्ति से 25 लिए हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 25 × 13। तो टोटल इतने रुपये आ जाएंगे। टोटल इतने रुपये। हमसे औसत पूछा है। औसत पूछा है तो दोस्त हम पता करेंगे कितने लोग आए थे। पूछा है प्रत्येक व्यक्ति से औसतन कितने रुपए लिए गए। तो इसमें क्या करेंगे? टोटल व्यक्ति गिनो कितने हैं? 2 और 5 7, 7 और 13 20। यानी 20 व्यक्तियों से इतने लिए हैं, तो पर व्यक्ति से कितने लिए होंगे? 20 का कर देंगे भाग। इसको सोल्व कर लेंगे ऊपर। इसको सोल्व करेंगे तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 300 प्लस ये आ जाएगा 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 36 37 प्लस ये आ जाएगा 25, 13 पंजे 65 के 5, 6 13 दूनी 26 और 6 32। नीचे आ जाएगा हमारे पास ये 20। इसको सोल्व करेंगे 25 इसको दे दो 400, 300 300 600 400 1000, 1000/20 का मतलब है 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्त इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम करते हैं। सवाल एकदम आसान है। शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर 20% जल डाल दिया। यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध कितना है? हमें दूध बताना है तीसरी प्रक्रिया में। मुझे एक बात बताओ, जब हमने 20% दूध निकाल दिया, 20% का मतलब 20 निकाल दिया कितने में से? 100 में से, तो इसका मतलब हमने 1/5 निकाल दिया। 5 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना? आप कहोगे सर 4 बचा 5 में से। अगली बार फिर से यही काम हुआ, फिर से 20% निकाल दिया तो फिर से 4/5 दूध बचा है। ठीक है, फिर अगली बार फिर से 20% निकाल दिया, फिर अगली बार फिर से 4/5 बचा है दूध। तो हमारे पास दूध जो बचा है दोस्त, दूध जो बचा है वो बचा है 64/125। कितना? 64/125। इसका मतलब अगर जो टोटल 125 मिश्रण है उसमें 64 ही दूध है।
अगर जो 125 मिक्सचर है हमारे पास दूध और पानी का, तो उसमें 64 ही हमारे पास दूध है। परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100 लगा देंगे, परसेंटेज में बताना है गुणा 100 लगा देंगे। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 1 25, यानी कि 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 51.2%। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। क्या इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत? बाकी सभी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, एकदम बढ़िया है भाई। इसी तरीके से आंसर देते चलेंगे। तो देखो ये भी देख लिया करो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। आपके एक दो क्वेश्चन उस जब आप पेपर सेट करोगे, पेपर करोगे, ठीक है, एक्चुअल पेपर करोगे, तो ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। उसी के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि घर पर पहले से ही मॉक टेस्ट लगा कर चलना, ताकि इन वाली गलतियों से बच सको, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। चीनी के भाव में 25% कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपये में 7.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो अब हमसे कहा है, रेट की बात कही है कि चीनी के भाव में 25% की कमी हो गई। 25% कमी का मतलब अगर जो 100 की चीनी थी शुरू में, तो बाद में हो जाएगी 75 की। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4:3 रहेगा रेट। आपको पता है अगर जो खर्चा नहीं बदलता तो हमारे पास जो सामान आता है, कंजम्पशन जो होता है वो पलट जाता है, रेट के रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3:4, 3:4 आ जाएगा जब खर्चा नहीं बदलता। हमारे पास सामान में कितने का अंतर आया? 1 का। और यहाँ से कितने का अंतर है? 7 दूनी 14, 15/2 का। यहाँ से अंतर है हमारे पास 15/2 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू 15/2 किलोग्राम है भाई। हमारे पास ओरिजिनल जो सामान आया था, ये शुरू वाली बात है, ये बाद वाली बात है। किरणपाल ये सिंह, शुरू आपके में था, फोन ये पर बाद में मैसेज था। आया है। तो शुरू में 3 सामान आया था, 1 की वैल्यू 15/2 है, तो 3 की वैल्यू 45/2 किलोग्राम हो जाएगी। इसका मतलब हमें सामान शुरू में 45.5/2 किलोग्राम सवाल मिला है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे हम कि ये सामान कितने में आया है। ये 360 रुपये में आया है, तो क्या भाव पड़ा होएगा? तो रुपये तो दोस्त ऊपर लिख लो, 360 में सामान आया है, कितना आया है? 45/2 पहुंच जाएगा ऊपर। इससे आप इसको काटोगे तो 8 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 16 रुपये पर किलोग्राम। यानी कि हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसमें भी कई बार बच्चे गलती करते रहते हैं, इसमें भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। हमसे आरंभिक मूल्य पूछा है और वो जल्दी जल्दी में कौन सा मूल्य लगाए आएंगे? वो बाद वाला मूल्य लगाए आएंगे, कि यानी कि कमी के बाद वाला मूल्य लगा देंगे। तो इसमें भी कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर। देखो, यदि छूट और प्रतिशत यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? ये सवाल में कहना चाह रहा है कि छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों प्रतिशत में है, डिस्काउंट भी और प्रॉफिट भी, दोनों ही 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अगर जो आपने तरीके के सवाल कभी किए होंगे, मैं आपको याद दिलवा दूं कि हमें अगर जो लाभ और डिस्काउंट दोनों छूट देता है, तो हमारे पास रेशियो आता है टीपी एमपी।